हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है गति। हमारे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 है और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे गति के बारे में। ओके, तो ये जो चैप्टर है फिजिक्स का, जो काफी बच्चों को काफी हार्ड लगता है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम आपको बिल्कुल इजी इस चैप्टर को करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से सुनते हुए चलना है। ओके, और जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं उसे नोट करते हुए चलना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों का भी भला करेंगे, मतलब कि वीडियो को अपन शेयर भी करेंगे। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं? हमें पढ़ना है गति के बारे में, गति की भौतिक राशियां, दूरी, विस्थापन, गति के प्रकार, गति का ग्राफिक निरूपण, वेग और गति, त्वरण, समीकरण द्वारा गति का वर्णन, गति का संरेखीय चित्रण। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि इतने सारे टॉपिक्स है तो हम कैसे पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक्स है, और अगर ध्यान से सुनते हुए चलोगे, मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे, तो बहुत ही आपके लिए इजी होने वाला है। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपन गति के बारे में। गति, जैसे कि हम इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गति क्या होता है? जब भी कोई वस्तु समय के साथ साथ क्या करती है, अपने स्थान को बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह स्कूल से घर से स्कूल जाते हो तो टाइम तो बदलता ही है, और टाइम के साथ साथ आपकी क्या होती है, गति, आपकी अवस्था भी बदलती है। ओके, तो समय के साथ साथ अपनी अवस्था को बदलना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे गति हमारी बॉडी में भी होती रहती है हमेशा, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है हमेशा। ओके, अपनी हार्ट बीट चलती रहती है। ये सब किस में आते हैं? दिल का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन है, और हमारी जो आईज है इसका ब्लिंक करना, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब किस में आता है? ये सभी गति में आता है। तो गति का अर्थ है किसी वस्तु का समय के साथ अपने स्थान को बदलते रहना। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वो किस में आती है? गति में ही आती है। ओके, फिर हम बात करेंगे विरामावस्था की। तो आप नाम से ही समझ गए हैं, विराम अवस्था यानी कि जो वस्तु विराम अवस्था में होती है, जो समय के साथ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो किस में आती है? वो आती है विराम अवस्था में। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह विराम अवस्था में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर रखी किताब, आपके आसपास भी आपके साथ पेन रखा होगा, या आपकी बुक रखी होगी आपके पास जहाँ बैठे हो। ठीक है, खड़ा हुआ खंबा, बंद कार, ये सब किसमें आता है? ये सारे एग्जाम्पल किसके? विराम अवस्था के होते हैं। तो आई होप का आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा कि गति क्या होती है और विरामावस्था क्या होती है। वैसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको रिकॉल करना भी जरूरी है। ओके, फिर हम बात करेंगे गति के प्रकार के बारे में, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ये भी हमने काफी बार पढ़ा है, गति कितने प्रकार की होती है। तो जो गति होती है वो संरेखी गति होती है, वक्र गति होती है, वृत्ताकार गति होती है, घूर्णन गति होती है ना। हमने 6th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, तो हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टिलियन मोशन की, मतलब की संरेखी गति की। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चल रही है, कहीं कहीं भी नहीं मुड़ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सैनिक होते हैं वो परेड करते हैं, कार चलती है सीधी रेखा में, हम जो चलते हैं वो सीधी सड़क पर चलते हैं, तो हम ये सारी गति किस में आती है? जो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये सब आती है संरेखी गति में आती है। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या वो कहते हैं? अपन संरेखी गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलती हुई ट्रेन, फिसलनी गेंद, ऊपर नीचे गिरता पत्थर। नेक्स्ट हमारा आता है वक्र गति। नाम से पता चल रहा है क्या? कर्वीलियन मोशन। तो जब कोई वस्तु वक्र यानी कि घूमी हुई रेखा पर चलती है, फॉर एग्जाम्पल, गोली का झुके हुए रास्ते पर चलना, कार का मोड़ पर घूमना। तो जैसे हम टर्न लेते हैं ना, जैसे अपन बाइक पर जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो जैसे टर्न लेते हैं, तो जो टर्निंग वाला जो पॉइंट होता है वो कहलाता है अपना क्या? वक्र गति कहलाता है। ओके, क्लियर हो रहा है आपके? आपको मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कार जा रही है और जैसे इसने यहाँ पर टर्न लिया है ना, तो ये वाली गति कौन सी होती है अपनी? ये कर्वीलियन मोशन होती है। ओके, फिर नेक्स्ट अपना आता है वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं हम सर्क्यूलर मोशन, जो कि बिल्कुल गोल गोल गति करती है, एकदम सर्कुलर में गति करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं जा रहे हैं मार्केट में और अपना क्या है, एक सर्कल आ गया है ना, कि भाई सर्कल से अपने को लेना आता है ना, सर्कल आता है, तो उससे सर्कल से गोल गोल हम कार को ऐसे लेके जाते हैं, बाइक को लेके जाते हैं, तो वो कौन सी वाली गति होती है? अपनी वृत्तीय गति होती है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्त पथ पर चलती है और उसका केंद्र से दूरी हमेशा समान रहती है, केंद्र से दूरी कितनी होती है इसकी? बिल्कुल समान होती है। ठीक है, चारों तरफ समान है इसकी केंद्र से दूरी, तो वो हमारी किस में आती है? सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति वो हमारी कहलाती है।
फॉर एग्जाम्पल पंखे का घूमना, ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति, रस्सी में बंधी हुई वस्तु को गोल गोल घुमाना। जैसे कि मान लो आप खड़े हो और आपने अपने एक धागा लिया, धागे से आपने किसको बांध लिया, पत्थर को बांध दिया, और अगर उसी पत्थर को आप अपनी अपनी अवस्था में आप खड़े हो और उसे आप गोल गोल घुमाओगे तो जो पत्थर घूम रहा है और आपका जो मिड पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, आपका मध्य बिंदु है, केंद्र का जो बिंदु है, वो सारा वो क्या है, एकदम सेम है, समान है चारों तरफ, है ना। तो वो किस में आता है, अपना बढ़ती गति में आता है। ओके, ये आया तीनों समझ में। फिर हमारा आता है आवर्त गति, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जब कोई वस्तु समय पर अपनी स्थिति को दोहराती है, समय 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 पर अपनी स्थिति को दोहराती रहती है, तो वो किस में आती है, वो गति आवर्त गति में आती है। यानी हर कोई भी गति हो सकती है जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है, मतलब बार बार एक ही जगह आई जा रही है, फिर दोबारा जा रही है, फिर आ रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर किसका घूमना, चंद्रमा का घूमना, या सूरज के चारों ओर चंद्रमा का घूम या फिर सूरज के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। ये किसकी गति आती है, ये आती है अपनी पीरियोडिक मोशन की, जो बार बार एक ही उसमें गति करती रहती है समय अंतराल में। तो धरती का सूर्य के चारों ओर घूमना, घड़ी की सुइयों की गति, झूले की गति, पेंडुलम की गति, किस में आती है, अपनी आवर्त गति में आती है। ओके, फिर हम बात करते हैं दोलन गति, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो जब कोई वस्तु किसी मध्य बिंदु के चारों ओर आगे पीछे गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति उसको कहते हैं। जिसकी पेंडुलम गति जो होती है ना, पेंडुलम होता है, इसको ये हमेशा ऐसे गति, इसको हम ऐसे पकड़ के छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे गति करता रहेगा, दोहराता रहेगा, ऐसे ऐसे ही निश्चित अंतराल केवल क्या करता रहता है, ये आगे पीछे गति करता रहता है, जिसको हम कहते हैं दोलन गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम का आगे पीछे झूलना, गिटार के तार का कंपन करना, और स्प्रिंग से जुड़ी वस्तु की गति। तो यहाँ तक हमारे जो बेसिक्स गति के बारे में था हमने सारा समझा। ठीक है, ये देखो कितना इजी चल रहा है, ये फिजिक्स ही है। फिजिक्स से काफी सारे बच्चे डरते भी हैं कि बहुत हार्ड होता है, तो हार्ड नहीं होती है, हमें बस ध्यान से उसको समझने की जरूरत होती है। ओके, तो आई होप कि जो अभी तक हम पॉइंट समझ रहे हैं, जो टॉपिक्स हम समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको समझते हुए चलना ही अच्छे से कि गति के बारे में भी हमने सिर्फ बेसिक ही पढ़ा है कि गति क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा डिटेल में जानना है इसके बारे में। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। ओके, भौतिक राशि मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज, तो जिन राशियों को मापा जाता है, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, और जिनके साथ क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे दूरी को मापते हैं किसमें, किलोमीटर में मापते हैं, है ना। हमें कोई लिक्विड मापना है तो किसमें मापेंगे, अपन लीटर में मापेंगे लिक्विड को, है ना। दूध लेकर आएंगे, कितने लीटर दूध है। जिन भी राशियों क्या होता है, उनको मापा जाता है, या उनका एक मात्रक होता है मापने के लिए, एक पर्टिकुलर मात्रक होता है, उसको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। जो भौतिक राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है, आदिश राशि और सदिश राशि। आदिश जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिश राशि की। तो वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। परिमाण मतलब कि जिसमें अंकीय मान की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हो और आपको बोला कि भाई आपको 2 किलो चीनी लेकर आनी है, 5 किलो चीनी लेकर आनी है ना, दुकान पर जाते हो आप, तो क्या बोलते हो कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। तो वो किस में आती है, अगर वो आप क्वांटिटी बता रहे हो उसकी, तो किस में आती है, अपनी आदिश राशि में आती है। ओके, फॉर इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तापमान कितना डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, दूरी कितने मीटर की दूरी है, समय कितना टाइम हो गया है ना, कितना सेकंड है, ये सब किस में आता है, अपना आदिश राशि में आता है। समझ में आया आपके। तो जिसमें आप अंकीय मान बता रहे हो ना, अंक का मान बता रहे हो कि हाँ ये इतना है, 5 है, 3 किलोमीटर है, या 3 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, या 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, जिसमें आप क्वांटिटी को बता पा रहे हो, वही आपका क्या कहलाता है, आदिश राशि कहलाता है। फिर हम बात करेंगे सदिश राशि के बारे में। तो वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम किसकी आवश्यकता होती है, अंकीय मान तो होता है, लेकिन साथ में इसमें दिशा भी आपको बताता है, तो इससे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेग, तो जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा में, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि आपको स्कूल से घर जा रहा है ना, एक बच्चा है जो कि स्कूल से घर गया है, या उसका हम सीता नाम लेते हैं, सीता है जो अपने स्कूल से घर जा रही है। तो सीता ए बिंदु से बी पॉइंट पर जाएगी, है ना। बी से हम क्या कहेंगे, बी से वो उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, उत्तर से फिर वो क्या आ जाएगी, मान लो उसको इधर मोड़ लेते हैं ना, तो ये इतनी दूरी तरीके इसने 2 किलोमीटर दूरी से यहाँ चली, है ना, 5 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर चली, ठीक है। तो वो उत्तर से दक्षिण में जा रही है, दक्षिण से उत्तर में जा रही है, जो भी है, तो वो किस में आता है, वो अपने सदिश राशि में आता है। समझ आ रही है आपको, कि जिसमें अंकीय मान के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो अपने सदिश राशि में आती है। इसके एग्जाम्पल है वेग,
विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग। तो ये वेग वगैरह, वेलोसिटी जो है, इन सबको हम डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं। पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि जो भौतिक राशि है वो किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार की होती है। तो जैसे आप देख रहे हो गति है, जिस गति में हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी किस में आता है अपना, दूरी अपनी किस में आएगी बताइए? ऑब्वियसली अदिश राशि में आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब यहाँ पर हम पहले बात करने वाले हैं दूरी, जिसे कहा जाता है डिस्टेंस। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये यहाँ पर एक सीता लड़की थी और ये यहाँ से अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जा रही है ये। ठीक है, तो उसने कितनी दूरी कवर करी है, किसी कुल लंबाई कितनी है इसके घर से और ये स्कूल की लंबाई कितनी है ना? तो किस में आती है, वो दूरी में आती है। ओके, कितना किलोमीटर ये चली है। तो यह एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो कोई दिशा ये कहीं भी चल रही है, इस टाइप से कहीं भी जा रही है। हो सकता है कोई दूसरा रास्ता तो दूसरे रास्ते से चली जाइए, है ना? कोई दिशा नहीं होती इसके अंदर। दूरी हमेशा शून्य या उससे अधिक हो सकती है और ये कभी नकारात्मक नहीं होती। जो दूरी है वो शून्य तो हो सकती है। अगर मान लो अगर इस सीता ने कोई दूरी कवर करी नहीं है तो शून्य तो हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। अगर वो आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, धनात्मक होगी, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। और इसका ऐसा ही मात्रा है कि वो कितना होता है, मीटर में होता है। हम जब दूरी को मापते हैं तो किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। कि इसने 10 मीटर चला या 5 मीटर चला, कितना किलोमीटर चला, तो किसमें आता है अपना, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर उत्तर और फिर 5 मीटर दक्षिण चलता है तो उससे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 + 5 यानी कि 10 मीटर उसकी दूरी हो चुकी है। ओके, तो आई होप कि आपको दूरी क्लियर हुआ होगा। फिर अब हम बात करेंगे विस्थापन की। तो विस्थापन भी दूरी के जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंट होता है। तो दूरी में कोई प्रारंभिक बिंदु और कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। दूरी कहीं से भी काउंट की जा सकती है, लेकिन जो विस्थापन है उसके लिए हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है ए, ठीक है, और ये इसका अंतिम बिंदु है बी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन कहलाती है। ओके, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। दूरी को विस्थापन कहते हैं। इस जो दूरी इसको अपन क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। इसमें दिशा ही पता चलती है कि उत्तर की जो भी चल रहा है व्यक्ति वो उत्तर दिशा में चल रहा है, दक्षिण में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये सदिश राशि होती है। विस्थापन शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी ये हो सकता है। सेम इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो भी इसका भी क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। तो जो ऊपर वाला हमने एग्जाम्पल देखा था दूरी के लिए, तो ऊपर वाले उदाहरण में व्यक्ति की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक जैसी है, तो वस्तु का विस्थापन कितना है, 0 है। जो उसमें दूरी है उसमें क्या दिया गया है कि जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो है उसमें सेम ही थी, तो इसमें इसका विस्थापन कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है इसके लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम इसमें बात कर लेते हैं कुछ मुख्य अंतर की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रकार दूरी कैसा है, अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। दिशा कैसी होती है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन की दिशा होती है। मान हमेशा धनात्मक या शून्य होता है, किसका, दूरी का, जबकि विस्थापन धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और ये शून्य भी होती है। मार्ग कैसा होता है, कुल रास्ता माना जाता है इसका, लेकिन विस्थापन कैसी होती है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी रेखा ही क्या होती है, इसका मार्ग होता है। ओके, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर अगर ये चला, कितना कुल रास्ता है जो 10 मीटर का यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कितना 10 मीटर है ना। ये मान लो कोई बिंदु O है और ये कोई बिंदु A है, ठीक है। तो ये जो दूरी है O से A तक कितनी चली है, मान लो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ 20 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है या 20 है या 30 है, ठीक है। तो कितनी दूरी मानी गई, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 30 आ जाएगी। ओके, लेकिन अगर मानी गई कि विस्थापन कितना है तो इसके और इसके बीच की मध्य की दूरी होती है वो कितना है, वो 0 मानी जाएगी। आए समझ में, कोई वस्तु है जो A से O तक जा रही है, O से और A से फिर दोबारा से O पर आ रही है, ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। ये आपका O है, ये आपका A है, तो दूरी तो आपको समझ में आ गई। दूरी तो इसकी जो O से लेकर A के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी दूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो कोई वस्तु अगर O से A पर जा रही है और फिर A से O पर जा रही है तो कितनी मानी जाएगी, इसकी दूरी 0 मानी जाएगी। तो इसका उदाहरण क्या होगा, आपका 0 मीटर मानी जाएगी। समझ आ गया कि इसका जो ये उदाहरण इसका 10 मीटर कैसा है, 0 मीटर कैसा आया, ठीक है ना। फिर आपकी बात आती है एक समान गति की, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति में होती है।
समय चाहे 1 सेकंड हो या 10 सेकंड, वस्तु हर सेकंड में बराबर दूरी तय करती है। ओके, तो उसकी मुख्य विशेषता की बात कर लेंगे अपन। गति स्थिर रहती है। त्वरण कितना होता है इसका 0। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक समान गति की। ओके, जो इसका ग्राफ है वो कैसा आता है, सीधी रेखा में आता है इसका ग्राफ। अभी ग्राफ की बात करेंगे अपन आगे। उदाहरण, कोई ट्रेन हर 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो समझ में आ रहा है कि जब कोई वस्तु समान अंतरालों में समान दूरी तय करती है, समान मतलब समान टाइम में, एक समान जो इसका टाइम है और उसमें समान दूरी तय कर रही है, जितने टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे दूरी बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या कहलाएगा, वो एक समान दूरी कहलाती है वो। आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाड़ी हर 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो वह एक समान गति में होती है कि वो हर 5 सेकंड में कितना चल रही है, 50 सेकंड चली जा रही है। तो किस में आई हो, आपकी एक समान गति में आती है। ओके, फिर हम बात करेंगे असमान गति की। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है, मतलब कि जो समय हो तो सेम है लेकिन वो दूरी अलग अलग तय कर रही है, तो वह गति कैसी होगी, आपकी असमान होगी। इसका मतलब क्या है कि वस्तु की गति कभी तेज और कभी धीमी हो रही होती है। अगर वो समान एक ही स्पीड में चल रही है, सेम स्पीड में चले जा रही है, तो एक समान है। लेकिन अगर स्पीड कम ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो किसमें आएगा, आपका असमान या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके आता है। इसकी क्या विशेषता है कि गति इसमें बदलती रहती है। त्वरण जो होता है वो या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, कभी 0 नहीं होता। इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनाता है, वक्र रेखा बनाता है, मतलब कि कर्व लाइन बनती है इसके अंदर इस टाइप की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक में चलती कार या रुक रुक कर दौड़ता व्यक्ति, अगर एक साइकिल पहले 5 सेकंड में 20 मीटर और अगले 5 सेकंड में 30 मीटर चलती, तो गति कैसी है, वो असमान गति होती है। आगे समझ में, अगर कोई गाड़ी है, अगर वो समान गति से चल रही है ना, समान टाइम में समान गति से चल रही है, बिल्कुल रुकी नहीं है, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन एकदम चलती रहती है समान गति से, तो वो आपकी इसमें आती है एक समान गति में आती है। लेकिन अगर कोई गाड़ी रुक रुक के चल रही है, कभी धीमी स्पीड होगी कभी तेज हो गई, तो वो आपकी किस में आती है, असमान गति में आती है। ओके, तो हम याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, आप ध्यान से देखो कि एक समान जो होती है उसमें बराबर दूरी प्लस बराबर समय होता है। दूरी और समय दोनों ही बराबर माने जाते हैं, लेकिन असमान में क्या होता है, कभी ज्यादा कभी कम दूरी होती है इसके अंदर। ओके, समझ आ गया, एक समान और असमान गति क्या होती है। फिर अब बात करेंगे चाल की। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स, इसको ध्यान से समझना है आपको। ओके, तो चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, उस दूरी को तय करने में लगे समय को से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, अपन चाल कहेंगे। फिर चाल कैसे ज्ञात करेंगे, अपन जितनी दूरी तय की गई है और जितना टाइम लिया गया है, तो टाइम को हम दूरी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, आपकी चाल कहलाएगी। समझ आ गया। ये देखो स्पीड कैसे निकालेंगे अपन, कि दूरी स्पीड इक्वल दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जितनी दूरी तय की गई है और कितने समय में की गई है, उसमें अपन क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, तो आपका चाल निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगी डेफिनेशन, कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु को तय करने में लगे समय से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह चाल कहलाता है। तो इसके प्रकार देख लेते हैं। समान चाल अगर बात करेंगे तो हम, तो जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो कैसा होता है, समान चाल कहलाती है। ओके, असमान चाल कैसे निकालेंगे, जब वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी करती है। मान लो आपके घर से, ये आपका घर है, ओके, और ये आपका स्कूल है। अगर आप सीधे सीधे जा रहे हो तो आप समान चाल तय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मानो कि आप छुट्टी हुई आपकी और आपको लगता है कि तो आराम से घर पे चलेंगे अपन, तो क्या होगा, आप कभी इधर से घूमते हुए आ रहे हो, कभी इस गली से घूमते हुए आ रहे हो, कभी ऐसे घूमते हुए आ रहे हो, तो जो आपको 10 मिनट का रास्ता था वो आपने कितनी दूरी में तय कर दिया, आपने 20 या 25 मिनट आपने लगा दिए इसको। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपको, ये असमान चाल कहलाएगी आपकी ये। ठीक है, फिर हम बात करेंगे औसत चाल की। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, कितनी दूरी है टोटल और कितना समय आपको लिया है टोटल, उसे हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो जिसका ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और जिसकी अन्य इकाई क्या है, किलोमीटर पर हावर या सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। प्रकृति कैसी होती है, इसकी अदिश राशि होती है। कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है। ओके, फिर हम बात करेंगे वेग मतलब वेलोसिटी की। तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उसे तय करने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है। कि किसी जो वस्तु है, कोई भी किसी वस्तु का वेग कैसे निकालेंगे, कि जितना टोटल विस्थापन है और उसमें कितना समय लग रहा है तो उसे भाग देंगे अपन, तो क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा। आगे समझ में, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उसे तय करने में लगा समय बराबर वेग कहलाता है। तो ये अपन ऐसे निकालेंगे, विस्थापन बटा समय से निकालेंगे। ओके, तो वही सेम इसका जो प्रकार है वो समान वेग क्या होता है, जब वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है और दिशा नहीं बदलती। और असमान वेग कैसे निकालेंगे, जब विस्थापन अलग अलग हो और दिशा बदलती हो। ओके, हमने बात करा था ना वेग में उसकी दिशा की बात करते हैं। दिशा की बात कौन सी राशि में होती है, सदिश राशि में होती है। ओके, अगर हमें निकालना है औसत वेग तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग है ना, u प्लस वी अपॉन
टू प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को प्लस करेंगे और उसमें 2 का भाग देकर अपन क्या निकाल देंगे, औसत वेग को निकाल देंगे। इसका जो ऐसा ही मात्रा है वो क्या है, सेम मीटर पर सेकंड होता है। इसके अंदर कहिए कि हो जाएगी आपकी किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। और वेग कैसा होता है, सदिश राशि होती है ये, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, मतलब इसका अंकीय मान भी निकाल सकते हैं अपन और इसकी दिशा भी हमको पता होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं त्वरण की, मतलब एक्सेलरेशन की। तो जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु है और उसके वेग में समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अगर किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, जो उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण उसको कहते हैं। तो त्वरण वह है जिसमें किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे ही क्या होता है, वेग बदलता है। तो जो वेग है वो कैसे निकालेंगे, वेग को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ओके, अपॉन टाइम। आगे समझ में, अंतिम वेग को और प्रारंभिक वेग को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और अपन जो आपको अपॉन में टाइम आ रहा है, जितना आपका समय ले रहा है उसको अपन क्या कर देंगे, उसको भाग दे देंगे टाइम से। तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। इसका जो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, किसका, त्वरण का होता है। ओके, अब हम बात करते हैं त्वरण के प्रकार की। तो जो त्वरण है वो दो प्रकार का है, एक तो धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक। धनात्मक कब माना जाएगा, जब प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से कम होता है, ठीक है, जब प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है, अंतिम वेग से कम होता है, ज्यादा होता है प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से, है ना, तो तब क्या माना जाएगा इसको, त्वरण कैसा होता है, धनात्मक होता है। जबकि ऋणात्मक में क्या होगा, जब प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से क्या हो, ज्यादा हो, तब वो कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक होता है। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। यदि गति समान हो तो त्वरण कितना होता है, 0 होता है। ओके, अब यहाँ से हम गति के ग्राफिक रूप की बात करेंगे कि गति को समझने के लिए हम आंकड़ों को ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। इसमें हमें वस्तु की स्थिति, चाल, त्वरण आदि को सरलता से समझने में मदद मिलती है। तो ग्राफिक रूप हम इसका देखेंगे, किसका, दूरी का। तो दूरी समय ग्राफ पहले हम किसमें देखेंगे, दूरी समय ग्राफ। जो दूरी है वो किसमें है, दूरी और समय में देखेंगे अपन पहले गति का ग्राफ, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल कैसे निकलती है, हम जानते हैं कि दूरी बटा समय करके चाल निकलती है। तो जब पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी समय ग्राफ को बात करते हैं इसकी, तो क्या होता है, जब चाल समान हो, यह ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। जब चाल समान चल रही है ना, तो ये ग्राफ कैसे निकलेगा, आपका सीधी रेखा में निकलेगा। और इसका ढलान कैसा होता है, वस्तु की चाल को दर्शाता है। जिसका ढलान स्वरूप जो बनता है वो किसको दर्शाता है, आपको चाल को दर्शाता है। इसकी विशेषता क्या होगी, तो एक्स अक्ष हम जानते हैं कि समय को दर्शाती है और वाई अक्ष किसको दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। सीधी रेखा है तो चाल समान है और रेखा का ढलान क्या होगा, चाल को दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं आपकी इस, ये रहा आपका ग्राफ, समझ आ रहा है ना। ये दूरी है, मैंने आपको बताया था ये दूरी है आपकी, और दूरी कौन से हम दिखाते हैं, अपन वाई अक्ष पे दिखाते हैं, और ये आपका समय है। तो एक सीधी रेखा में चल रहा है कि नहीं चल रही है ना। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसे निकलता है आपका, कि समान चाल से चला, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है। तो एक स्लोप बन गया, ढलान बन चुकी है। ठीक है, तो ये था अपना दूरी समय ग्राफ के बीच में अगर अपना ग्राफ बनाना तो आपको ऐसे बनाना होगा। ओके, अब हम बात करेंगे असमान चाल की। जब चाल कैसी हो, असमान हो, मतलब मैं अपने घर से मतलब मैं स्कूल से घर जा रही हूँ तो छुट्टी तो होगी अपने स्कूल की, तो अब मैं इधर से कभी इधर से जाऊंगी कभी उधर से, है ना, ऐसे घूमते हुए जाएंगे अपना आराम से। तो ये कैसे बनेगा ग्राफ, ये पूरा आपका असमान चाल में बनेगा। तो जब ग्राफ वक्र रेखा बनती है, वक्र मतलब कर्व्ड बनती है, ऐसे गोलाई में बनता है ये, और दूरी समय के साथ समान रूप से नहीं बढ़ती है। ठीक है, अलग बढ़ती, कभी तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी कैसी हो रही है, कम ज्यादा हो पा रही है। तो ये असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ था। ओके, समझ आया। अब हम किसकी बात करेंगे, वेग समय ग्राफ की। वो दूरी समय ग्राफ था, अब वेग समय ग्राफ की हम बात करते हैं। तो वेग समान तो एक समान गति के लिए ग्राफ एक सीधी रेखा होती है ना। जब कैसा होता है, एक समान गति चल रही है, ये क्या है आपका वेग है, ये है ना, एक समान गति चल रही है, और ये टाइम है, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर एक समान गति चल रहा है। तो यह रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है, किसको, ये समय को दर्शाती है, एक्स अक्ष के समानांतर। ये दर्शाते है कि वेग समय के साथ नियत है, कांस्टेंट है बिल्कुल एकदम। तो ग्राफ द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, तो दूरी बराबर वेग इनटू समय। ग्राफ में ये दूरी ग्राफ के नीचे बने आयत का क्षेत्रफल होती है, ये जो आयत बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल कहलाती है। ओके, तो इसमें अपना कैसे निकलेगा, एक रेक्टेंगल की शेप में निकलेगा अपना, जो हमें वेग समय ग्राफ प्राप्त करना है ना, कैसे निकलेगा आपका रेक्टेंगल के उसमें शेप में निकलेगा। अब दो यहाँ से अपना जो टाइम है वो यहाँ तो 0 था,
और यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जो दूरी थी वो तो सेम वेग था, जो तो बढ़ता जा रहा था, 10 20 30 बढ़ता जा रहा था ना, ये नियत था वेग। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे सी और डी। क्या है यहाँ पर, समय है यहाँ पर सी और डी, और ए और बी क्या है, यहाँ पर वेग है, और टी क्या है, T1 T2 क्या है, यहाँ पर टाइम है। ओके, जो हमको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, तो वेग इंटू विस्थापन, वेग कितना हो जाएगा आपका, ए बी, है ना, जो वेग है अपना कितना हो जाएगा अपना ए बी। तो ए बी के बीच में अपनी जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 आ रही है, और टाइम है वो कितना निकलेगा आपका, सी और डी, कितना सी और डी, ठीक है। तो ये T1 और T2, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने 1 से 2 के बीच में आएगी, और T2 की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 4 आएगी। तो उससे अपन क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वेग को समय से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें दूरी निकल कर आ जाएगी। तो ग्राफ में ये दूरी ग्राफ के नीचे बने आयत का क्षेत्रफल होती है, जो दूरी है ना, ये जो दूरी है क्या आपका आयत का क्षेत्रफल दर्शाती है। ये आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं अपन असमान गति के लिए ग्राफ की, वो तो समान गति के लिए था, अभी असमान के लिए। तो रेखा सीधी नहीं होती क्योंकि वेग बदलता रहता है। अगर वेग बदलेगा तो रेखा कैसी जाएगी, वो जिगजैग हो जाएगी या फिर तिरछी जाएगी। ग्राफ एक वक्र रेखा के रूप में होता है। ग्राफ के ढलान में त्वरण का पता चलता है। अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है, मतलब धनात्मक है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो कैसा हो रहा है, ये धनात्मक हो रहा है। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, अगर ये वेग ऊपर जा रहा है तो कैसा होता है, ये धनात्मक होता है। और अगर ग्राफ नीचे की साइड आ रहा है तो वेग किस में होता है आपका, ऋणात्मक होता है। ये कब की बात है, जब असमान गति की हम बात कर रहे हैं, वेग ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, समान नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हमारे आ जाते हैं गति के समीकरण, जो कि न्यूटन ने दिए थे। तो न्यूटन ने हमारे 3 समीकरण दिए थे। एक तो वेग समय संबंध के बारे में बताया था, दूसरा हमें समय स्थिति संबंध के बारे में बताया था, और तीसरा हमें वेग स्थिति संबंध के बारे में इन्होंने बताया था। जो पहला समीकरण है गति का, वो क्या है, v माइनस यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है, v माइनस यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारा कौन सा जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमारा तीसरा समीकरण होता है। तो ये तीनों समीकरण किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। ओके, चलिए तो v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि जो u होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, ओके, और जो v होता है वो अपना अंतिम वेग होता है। a क्या है यहाँ पर हमारा त्वरण होता है, s क्या है यहाँ पर विस्थापन होता है, और t क्या है यहाँ पर समय होता है। समझ आ गया सभी को। चलिए इतना समझ आया, और इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। ये फिजिक्स का चैप्टर था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट्स करना, जो टॉपिक नहीं आया आपको दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसको कोड को ध्यान से पढ़ना, इसकी गहराई में जाना, समझना इसको, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।